Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to my channel. Today we are discussing the course code 8602 chapter number 8 for B.Ed program 1.5 Interpreting Test Scores. इस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं कि आपने असेसमेंट किस तरह से करनी है, बच्चों की असेसमेंट की टाइप्स क्या हैं और एक टेस्ट को डेवलप करने का क्या तरीकाकार है, क्या स्टेप्स हैं। उसके बाद आपने एडमिनिस्टर कैसे करना है, फिर आपने उसकी मार्किंग कैसे करनी है। मार्किंग के बाद हमने टेस्ट के जो स्कोर्स हैं उनको इंटरप्रेट कैसे करना है, ये हम आज के इस लेक्चर में सीखेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं सेंट्रल टेंडेंसी की। A measure indicating the value to be expected of a typical or middle data point. जो हमारे पास डेटा मौजूद होता है, जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे पास मौजूद होते हैं, उसको इंटरप्रेट करने के लिए हम उसका जो है उसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, जो कि मीन, मीडियन और मोड हो सकते हैं। मीन को हम अरिथमेटिक एवरेज कहते हैं। मीडियन इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ रैंक्ड वैल्यूज and mode most frequently observed value. Mean of average. Arithmetic mean, it is defined as the sum of all the observation divided by the sum of the observations. It is denoted by x. सेंट्रल टेंडेंसी में मीन का जो फॉर्मूला है ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसमें बेसिकली होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। ये आपके सामने जो ये डेटा ओपन हुआ हुआ है, अगर फर्ज करें कि हमारे स्टूडेंट्स के जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं पेपर में वो यहाँ पे मेंशन हुए हैं 5, 10, 12, 16, 8, 42, 25, 15, 10 एंड 7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका हम जब मीन निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अरेंज करेंगे। फिर हम इस जितने भी ये डेटा है इन तमाम को प्लस करेंगे और इसका जो सम हमारे पास आएगा प्लस करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे इन ये जितने हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके ये ऊपर मार्क्स दिए गए हैं, तो हम टोटल जो हमारे पास 150 है उसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो इस डेटा का मीन हमारे पास 15 आ जाएगा। अब हम मीडियन को डिफाइन करते हैं। मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ डेटा। If the number of observations is in odd form, then median in the middle value. जो डेटा हमारे पास बच्चों के मार्क्स का मौजूद होता है उसमें जो सेंटर में जब हम उसको सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं तो जो सेंटर में हमारे पास जो डेटा बचता है उसको हम मिडल वैल्यू या मीडियन कहते हैं। If the number of observation is even form, then median is the average of two middle values. अभी मैं आपको बताऊंगी कि ओड और इवन डेटा में क्या डिफरेंस है मीडियन को निकालने का। आपके सामने जो डेटा ओपन हुआ हुआ है 2, 8, 8, 13, 3, 2, 7, 4। स्टेप 1 क्या होगा, सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे जो स्मॉल डिजिट्स हैं उनसे बिग डिजिट्स की तरफ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 4, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 8, 8 एंड 13। अब इनमें से अगर तो ये ओड नंबर्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर तो ये 7 नंबर्स हैं तो 3 एक साइड पे हम छोड़ देंगे, 3 एक साइड पे छोड़ देंगे। जो सेंट्रल नंबर हमारे पास बचेगा दैट इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ दिस डेटा।
और अगर हमारे पास इवन नंबर्स में डेटा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं जिनका डेटा हमारे पास मौजूद है, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम उसे अरेंज करेंगे स्मॉल से बिग की तरफ, और फिर 4 एक साइड पे छोड़ेंगे, 4 एक साइड पे छोड़ेंगे, तो 2 हमारे पास डिजिट्स बच जाएंगे, उन 2 को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर हमारे पास आएगा दैट इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ दिस डेटा. Now we compute the mode. The most frequent value that occurs in the set of data is called mode. किसी भी डेटा में एक से ज्यादा दफा अगर कोई डेटा मौजूद है, कोई डिजिट मौजूद है, तो वो मोड कहलाता है. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ आपके सामने जो नीचे डिजिट्स दिए गए हैं 46.4 एंड 46.4 टू टाइम्स आया है. इट मीन्स कि ये जो टू टाइम्स आया है तो 46.4 इज द मोड ऑफ दिस डेटा. और मोड के बारे में एक ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ डेटाज ऐसे होते हैं जिसमें मोड बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता. तमाम डेटा ऐसे होता है कि कोई भी ऐसी फ्रीक्वेंसी नहीं होती जो एक से ज्यादा दफा रिपीट की गई हो. और बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि मोड जो है वो एक से ज्यादा हमारे पास मौजूद होता है. यहाँ पे डिफरेंस बताया गया मीन, मीडियन एंड मोड का. मीन रिप्रेजेंट्स सेंटर ऑफ gravity of data set. Median represent middle of data set, half below and half above. जो हाई मार्क्स वाले हाफ हैं वो भी निकाल दिए जाते हैं और जो लोअर नंबर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी निकाल दिया जाता है. जो सेंट्रल मार्क्स वाला स्टूडेंट रह जाता है उसके मार्क्स जो है वो मीडियन कहलाते हैं. मोड क्या है? रिप्रेजेंट्स मोस्ट कॉमन वैल्यू, जो एक से ज्यादा दफा. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पेपर में जो डेटा है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने 60 मार्क्स 3-4 लोगों ने लिए हैं, तो वो जो 60 है वो हमारा मोड होगा. सेंसिटिव टू extreme values, median not sensitive to extreme values, and mode data set may have no mode, one or multiple mode. Mean most useful when data is normally distributed. जब हमारा कर्व नॉर्मल बनता है तो मीन यूज होता है. मीडियन मोस्ट यूजफुल व्हेन डेटा इज skewed और हैज फ्यू एक्सट्रीम वैल्यूज इन वन डायरेक्शन. मीडियन तब यूज होता है जब हमारा कर्व नॉर्मल की बजाय स्क्यूड बनता है. नॉर्मल और स्क्यूड कर्व जो है वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी. मोड नॉट पॉपुलर विद बायो साइंटिस्ट. Measures of dispersion. There are some types of measure of dispersion: variation, range, variance, standard deviation, and coefficient of variation. Measures of variation give information on the spread of variability of dispersion of the data values. Range. It is defined as difference between largest and smallest observations in a set of data, where the largest observation minus smallest observation is equal to the range. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहे हैं डिजिट्स, इन तमाम में से जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स हैं, जैसे 16 हाईएस्ट हैं, तो हम माइनस करेंगे जो लोएस्ट हैं, 13 लोएस्ट हैं, इनको हमने माइनस किया तो 3 हमारे पास रेंज आ गया. स्टैंडर्ड डेविएशन. It determines whether the score are generally near or far from the mean. स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करने का हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें ये पता चलता है कि जो एक स्टूडेंट है उसके मार्क्स जो हैं वो हमारे मीन से कितने दूर या कितने करीब हैं.
उन मीन के और एक स्टूडेंट के मार्क्स में जो डिफरेंस होता है, जो फासला होता है, वो कितना है, ये बताने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कंप्यूट करते हैं. This is the formula to calculate the standard deviation. Variance. Variance in statistics is a measurement of the spread between number in a data set. That is, it measures how far each number in the set is from the mean and therefore from every other number in the set. वेरिएंस हमें ये बताता है कि कोई एक नंबर मीन से कितना दूर है और बाकी तमाम नंबर्स से कितना फासला है. ओके, नाउ दिस इज द नॉर्मल कर्व. जब हम डेटा को किसी चार्ट पे इंटरप्रेट करते हैं, तो अगर हमारा डेटा इस तरह से आता है कि दोनों साइड्स हमारा कर्व इस तरह से बनता है कि पूरी बेल की तरह बनता है. वन way of presenting out how data are distributed is to plot them in a graph. Normal or bell-curved is distribution of data may naturally occur in several possible ways with a number of possibilities for standard deviation. अगर हम ओके जब हमारा नॉर्मल कर्व बेल की तरह बनता है तो हम इसको नॉर्मल कर्व कहते हैं. इसमें जो स्टूडेंट्स के मीन, मीडियन और मोड के राइट साइड पे भी एक जैसे मार्क्स आते हैं स्टूडेंट्स के, और लेफ्ट साइड पे भी एक जैसे आते हैं. जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है 34% और दूसरी साइड पे भी 34%. स्क्यूनेस. Skewness tells us about the amount and direction of the variation of the data set. It is a measure of symmetry. यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको 3 कर्व्स दिखाए जा रहे हैं. नॉर्मल कर्व. नॉर्मल कर्व में हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं उसमें मीन, मीडियन, मोड से लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे सेम टाइप के मार्क्स आ रहे होते हैं. लेकिन जो हमारा राइट साइड पे जो स्क्यूड हो रहा होता है बेल, जो टेल है, अगर वो राइट साइड पे बन रही है तो इट मीन्स कि पॉजिटिव स्क्यूड है. मीन टू से कि आपका जो मीन है ज्यादातर लोगों के उससे प्लस, जैसे मीन आपका 50 है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के 50 से अबव मार्क्स आ रहे हैं, तो वो हमारा पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी. और अगर हमारे मीन, मीडियन, मोड से लेफ्ट साइड पे ज्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं तो इट मीन्स नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है. हमारे जो मार्क्स हैं बच्चों के वो 50 से ज्यादातर कम आ रहे हैं. मेथड्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन. पहले हमने जो पढ़ा कि सेंट्रल टेंडेंसीज कौन सी हैं और वेरिएंस क्या है, मीन, मीडियन, मोड क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और नॉर्मल कर्व और स्क्यूडनेस क्या है. अब हम देखेंगे कि हमारे डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं. तो ग्राफिकल फॉर्म में हम डिफरेंट चार्ट्स यूज करते हैं. लाइन ग्राफ यूज किया जाता है, पाई ग्राफ यूज किया जाता है और पिक्चर ग्राफ यूज किया जाता है. इन तीनों में इसके अलावा और भी हैं, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे. अभी देखते हैं लाइन सॉरी पाई ग्राफ. पाई ग्राफ इज इन द शेप ऑफ अ राउंड सर्कल और इसमें हम पूरी एक क्लास के जो मार्क्स हैं उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और एक ही स्टूडेंट के अगर 6 सब्जेक्ट्स हैं तो उसको भी हम उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं.
और ये पूरा जो है 360 डिग्रीज का होता है, और इसमें हमने जितने भी मार्क्स लिए, इससे हमें ये पता चल जाता है कि किस में किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स है, किस में सबसे कम मार्क्स हैं, और तमाम जो हैं उनमें आपस में कितना डिफरेंस है। उसके बाद है जी पिक्चर ग्राफ। इसमें क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स के नेम लिखे जाते हैं और आगे पिक्चर्स दी जाती हैं। इसमें लिखा नहीं जाता, पिक्चर और सिंबल यूज किए जाते हैं, और नीचे पिक्चर को डिफाइन भी किया जाता है कि इसका मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे आप येलो कलर के फेसेस देख रहे हैं, तो एक फेस का मतलब है कि एक माह में 80% मार्क्स लिए बच्चे ने। तो अगर हमारे पास फर्स्ट में अली है, तो अली ने एक साल में 5 मंथ्स जो है वो 80% लिए हैं, और हमजा ने 3 मंथ्स जो हैं वो 80% लिए, और मुनज़्ज़ा ने 6 टाइम्स जो 6 मंथ्स उसने 80% ही लिए। और जो लास्ट वाला स्टूडेंट है 2, एक ने 2 दफा लिए और एक ने 4 दफा 80% मार्क्स लिए। अब लाइन ग्राफ है, इसमें भी को रिलेशन देखा जाता है। दो हमारे वेरिएबल होते हैं, उनमें रिलेशनशिप देखने के लिए हम लाइन ग्राफ बनाते हैं। जैसे हम एक साइड पे लिख लें कि मंडे को अपने डेज लिख लें, और दूसरी साइड पे हम लिख लें कि हमने या मंथ लिख लें और मंथली जो टेस्ट होते हैं, और दूसरी साइड पे उनके मार्क्स लिख लिए जाएं कि जनवरी में इस बच्चे ने 60 मार्क्स लिए, फरवरी में 40 लिए, 70 लिए, फिर उन सब को आपस में मिला दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड लाइन ग्राफ। ये लाइन ग्राफ की कुछ पिक्चर्स आगे भी दी गई हैं, और जैसे यहाँ पे मैगजीन सेल की एग्जांपल दी गई है कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे को कितनी सेल हुई। मंडे को 20 हुई, 20 मैगजीन सेल हुए, ट्यूसडे को 25, वेंसडे को 45, थर्सडे को 50, और फ्राइडे को जो है वो ओनली 15 मैगजीन्स जो है वो सेल हुए। यहाँ पे एक और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया है कि जितना हीट होगी, हीटिंग टाइम आप देंगे, उतना ही पानी जो है, वाटर जो है, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, जैसे आपने 3 मिनट्स के लिए रखा, तो वो तकरीबन 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बॉयल हुआ या गर्म हुआ। स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट की शक्ल आपको जिस तरह से नजर आ रही है, इसमें भी हम को रिलेशन देखते हैं कोई सी दो चीजों का। अ ग्राफ ऑफ डेटा दैट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, नीचे वही हम दे दें कि अगर एक बच्चे को 2 की बजाय 3 घंटे डेली पढ़ाया जाए, तो वो ज्यादा अच्छे मार्क्स ले सकता है मंथली एग्जाम में। तो अगर हम इन दोनों का को रिलेशन देखें कि कितने घंटे पढ़ाया जाए तो कितना अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, तो वो हम मंथली अगर इधर बना लें। अगर तो ये फर्स्ट वाला हो तो हाई पॉजिटिव को रिलेशन है, अगर ये राइट साइड को जा रहा है तो, और सेम सेम आ रहा है। लेकिन अगर ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे 2 घंटे पढ़ाएं चाहे 3 घंटे पढ़ाएं, स्टूडेंट की लर्निंग और इफेक्टिवनेस पे इतना खास फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे पढ़ा रहे हो। ये ज्यादा जरूरी है कि आप उसको चाहे आधे घंटे में, लेकिन चीज बात को अच्छी तरह समझा सकें। तो अगर इस तरह से हो तो फिर ये डॉट्स जो हैं ये पूरे प्लॉट पे फैल जाएंगे, और फिर हमें पता चलेगा कि इसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं है। Thank you so much for your attention and watching this video. I hope कि आप लोगों को इस चैप्टर के जो confusions थे, जो आप स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इस पे भी वीडियो लेके आए, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है, थोड़ी ट्रिकी है, तो इंशाल्लाह आप लोग इसको देखेंगे तो आपके confusions जो हैं वो हल हो जाएंगे। अगर आपको ये इफ़ेक्टिव लगी और आप ज़्यादा और वीडियोस देखना चाहती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।